हेलो फ्रेंड्स, मैं संदेश अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग इस समय जो पेरिग्लेशियल प्रोसेस समझ रहे हैं, परिहिमानी स्थल रूप लैंड फॉर्म्स। तो परिहिमानी वाले में पहला पार्ट हम लोग देख चुके हैं, दूसरा पार्ट भी हो गया है। अब ये हम लोग का तीसरा पार्ट है। इसमें ये आखिरी पार्ट है। इसमें हम लोगों को जो हमारे स्थल रूप बनते हैं, जो हमारे लैंड फॉर्म्स बनते हैं, उसका हम लोगों को अध्ययन करना है। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ये, और बहुत ज़्यादा हम लोग को गहराई में इसमें नहीं जाना है। कौन सा लैंड फॉर्म परिहिमानी से बनता है, सबसे पहले तो उन सभी के आपको नाम पता होना ज़रूरी है। ठीक है, एक चीज़ ये आपको करनी होगी। दूसरा, कौन सा लैंड फॉर्म कैसा होता है, जैसे कौन सा उठा हुआ होता है, क्योंकि इसमें जल्दी ये लिखने को नहीं आएगा। एक तो परिमाणी पे प्रश्न जल्दी नहीं आते हैं, एक बात ये क्लियर है। आते भी हैं बट उतना ज़्यादा नहीं आते हैं। और दूसरा, कभी ऐसे नहीं आएगा कि आप इन्वोल्यूशन पे या पल्सा पे या पिंगो पे आप लॉन्ग आंसर लिखिए, ऐसा प्रश्न कभी नहीं आएगा। जैसे एक बार मैं एक एग्जाम दे रहा था, तो उसमें सीधे सीधे प्रश्न पूछा गया था कि पल्सा जो है ये कौन सी स्थलाकृति है, क्या ये हिमानी निर्मित है या परिहिमानी निर्मित है। तो ये परिहिमानी निर्मित स्थलाकृति है, अभी हम आगे देखेंगे पल्सा के बारे में। तो इसमें आपको मेन फोकस बस कहानी की तरह इसको समझना है, सभी लैंड फॉर्म्स को, फिगर को देखना है, और जो नाम है, नाम को अच्छे से याद करना है कि ये लैंड फॉर्म परिहिमानी के अंतर्गत आता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो हम लोगों का लैंड फॉर्म है वो है इन्वोल्यूशन, अंतरवलन। अंतरवलन जैसा कि नाम से ही लग रहा है, अंतरवलन। ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको मैं पूरा कॉन्सेप्ट जो इसमें लिखा है उसको मैं अगर यहाँ पे क्लियर कर दूं, तो चट्टान के अंदर जब वलन, अंदर ही जब वलन पड़ जाए, मरोड़ हो जाए, तो वही होता है इनवॉल्यूशन या अंतर्वलन। परमाफ्रॉस्ट क्षेत्रों में सतह के नीचे असंगठित पदार्थों वाले स्तरीकृत जमाव में जब आकुंचन या मरोड़ उत्पन्न हो जाता है, तो इससे एक जमाव का दूसरे में प्रवेश हो जाता है, और यही है अंतर्वलन। तो ये कोई बहुत टफ चीज नहीं है, अभी आगे मैं इसका फिगर आपको दिखाऊंगा। इसमें बस आपको यही समझना है कि जो हमारे परमाफ्रॉस्ट क्षेत्र होते हैं, वहां पर चट्टानों में अंदर ही अंदर फोल्ड पड़ जाता है। बस जो चट्टान में लेयर्स होती हैं उनमें फोल्ड पड़ जाता है। तो ये बहुत सिंपल सी प्रक्रिया, इसमें बहुत ज़्यादा कोई ज़्यादा इसमें जटिल चीज़ें बताने की आवश्यकता नहीं है। इसमें बस नाम जो इसका शीर्षक है, शीर्षक से ही इसका जो पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो रहा है। अंतर्वलन मतलब चट्टान की जो लेयर्स हैं उसमें अंदर ही अंदर मरोड़, आकुंचन या फिर वलन की स्थिति हमें देखने को मिलती है। तो ये हो गया हमारा अंतर्वलन। फिगर मैं भी आपको दिखाऊंगा, क्योंकि इसका फिगर जो है वो मैंने एक अलग जगह पूरा एक साथ बनाया है, तो फिगर अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये है गिरिका, हमक। ये एक प्रकार का टीला, टीला आप सभी लोग देखते हैं, कहीं कहीं पर हल्का सा उठा हुआ भाग होता है। तो ये भी एक प्रकार का टीले के रूप में होता है, एक प्रकार की ऊपर उठी हुई गांठ या टीले के रूप में होता है। इसमें आपको बस दो टाइप्स इसके होते हैं, इनके नाम याद करने पड़ेंगे। एक, या तो मान लीजिए लैंड का पूरा पार्ट उठ गया है टीले के रूप में, तो वो तो हो जाएगा अर्थ हमक। और अगर उसके ऊपर कोई हमें वनस्पति का आवरण देखने को मिल रहा है, तो उसको हम कहेंगे टर्फ हमक। तो हमक मतलब एक प्रकार का टीला, और इसके दो टाइप्स हो जाते हैं, एक तो हो जाता है हमारा अर्थ हमक और दूसरा हो जाता है टर्फ हमक। तो ये इसके दो टाइप्स होते हैं। अब जो इसके बाद थर्ड हम लोग का लैंड फॉर्म है वो है पल्सा। पल्सा और पिंगो, पिंगो अभी नीचे हम देखेंगे। तो ये दोनों तो सबसे फेमस लैंड फॉर्म्स हैं जिनसे प्रश्न अक्सर आता है इसमें। तो पल्सा एक विशेष प्रकार का टीला या गिरका होता है जो दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है। इसकी रचना पीठ से होती है। तो इसमें सिंपल है, जो आपका हमक था वो भी एक प्रकार का टीला था, पल्सा भी एक प्रकार का टीला है, और जो भी हम पिंगो देखेंगे, पिंगो भी एक प्रकार का टीला ही होता है। तो इससे एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि इन्वोल्यूशन, इन्वोल्यूशन या अंतर्वलन में चट्टान के अंदर फोल्ड पड़ जाता है, मतलब अंदर चट्टान पूरी वलित नहीं होती, लेकिन उसके अंदर के जो लेयर्स हैं उनमें फोल्ड पड़ता है। हमक में क्या था, हमक एक टीला था। पल्सा क्या है, पल्सा एक टीला है बट एक विशेष प्रकार का टीला है, और दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाला एक प्रकार का टीला है।
और इसका ऊंचाई आप देख ही लीजिए कि सामान्यतः 10 मीटर तथा व्यास 10 से 20 मीटर तक होती है। हाइट इसकी 10 मीटर है। तो ये चीज़ें तो आप नोट कर लीजिए, तो फैक्ट वाली चीज़ें हैं। जो मेन कॉन्सेप्ट है वो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। और इसका निर्माण जो होता है वो तुषार उत्क्षेपण की प्रक्रिया से होता है। और जो भी चीज़ें उठने वाली होंगी फ्रेंड्स, उसका निर्माण जो होगा वो तुषार उत्क्षेपण या फ्रॉस्ट हेविंग से होगा। क्योंकि हम लोग इसके पहले वाले पार्ट में देख चुके हैं कि फ्रॉस्ट हेविंग में हिमीकरण और हिम द्रवीकरण मतलब दिन में बर्फ का जमना, सॉरी दिन में पिघलना और रात में जमना। दिन में पिघलना, रात में जमना, क्या जो हमारे चट्टान के दरारों में जो जल रहता है वो जम जाता है रात में, और दिन में फिर पिघल जाता है। तो इससे चट्टान में उभार हो जाता है। तो इसे हम बोलते हैं फ्रॉस्ट हैविंग, तुषार उत्क्षेपण। और एक प्रक्रिया ऐसी ही होती है लेकिन उसमें चट्टान में उभार नहीं होता, उसमें चट्टान टूट जाती है। उसको हम बोलते हैं फ्रॉस्ट वेदरिंग या कॉन्जली फ्रैक्शन। तो ये फ्रॉस्ट हैविंग के कारण, तुषार उत्क्षेपण के कारण पल्सा का जो फॉर्मेशन होता है वो इसी प्रक्रिया के माध्यम से होता है। एक प्रकार का टीला होता है दलदली क्षेत्रों में। अब इसके बाद ये पिंगो, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसमें पिंगो में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। ये भी एक प्रकार का टीला होता है। बिखरी हुई गुंबदाकार छोटी छोटी पहाड़ियाँ या टीले के रूप में ये होता है। हाँ, इतना एक चीज़ कॉन्सेप्ट इसमें ये क्लियर हो रहा है कि जो आपका, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमक जो पहला वाला था गिरिका, इसमें जिसके दो टाइप होते हैं, टर्फ हमक और एक होता है अर्थ हमक, वो एक बड़ा टीला होता है। इसके बाद वाला जो हम लोगों ने देखा पल्सा, वो क्या होता है, वो दलदली क्षेत्र वाला टीला होता है। लेकिन पिंगो का जहाँ तक समझ में आ रहा है, जो लिखा हुआ है उससे, कि ये टीला होता है लेकिन ये बिखरा हुआ होता है। मतलब एक बहुत बड़े एरिया में छोटे छोटे बहुत ढेर सारे हमें टीले देखने को मिलते हैं पिंगो। तो ये होता है पिंगो। और इसमें अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, साइबेरिया इत्यादि एरियाज में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और कुछ सेंटीमीटर से 60 मीटर तक के होते हैं। व्यास इनका कुछ मीटर से 300 मीटर तक का भी हो सकता है। तो ये बिखरी हुई स्थिति में हमें देखने को मिलते हैं। तो इससे यहाँ तक जो हम लोग अभी पढ़े हैं 4 लैंड फॉर्म्स, ये चारों लैंड फॉर्म्स में एक तो वलन वाला था और ये बाकी के तीनों हमारे टीले के रूप में थे, जो मतलब ऊपर उठे हुए भाग के रूप में थे। अब हम लोग का आगे की जो लैंड फॉर्म है उनमें नंबर 6 पैटर्न भूतल, पैटर्न ग्राउंड। आप लोगों को लग रहा हो कि नंबर 5वां कहाँ है, तो नंबर 5वां एक ऐसा लैंड फॉर्म है जो मैं लास्ट में बताऊंगा। पैटर्न ग्राउंड में क्या होता है कि जो हमारा ग्राउंड है, जो सरफेस है, वो ऐसा देखने में लगता है कि उसको एक पैटर्न की तरह बनाया गया है। उसमें बहुभुज, वृत्त, पट्टी इत्यादि हमें आकार देखने को मिलते हैं, पॉलीगॉन्स, स्ट्रिप्स, सर्किल्स इत्यादि। तो इसे ही बोलते हैं पैटर्न ग्राउंड। इसके बहुत ज़्यादा हमें, जैसे मैंने यहाँ पे निर्माण की प्रक्रिया लिखी हुई है या बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ें किताब में भी आपको मिल जाएंगी। लेकिन इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए आपको पैटर्न ग्राउंड के बारे में लिखने को आएगा तो आप सिर्फ इतना बताएंगे कि पैटर्न ग्राउंड की जो स्थिति वो हमें कहाँ देखने को मिलती है, परिमानी क्षेत्रों में। और यहाँ पे जो ग्राउंड है, जो सरफेस है, वहाँ पे क्या होता है कि जैसे बहुभुज है, वृत्त है, पट्टी है इत्यादि संरचनाएं हमको ग्राउंड पे देखने को मिलती हैं। और ऐसा देखने में लगता है कि उसे एक पैटर्न की तरह बनाया गया है। यही होता है पैटर्न ग्राउंड। इसमें जो इसका फिगर है, सबसे पहले हम उसको देखते हैं। फ्रेंड्स, ये फिगर मैंने अपने हाथ से बनाया तो फिगर उतना सही नहीं लग रहा होगा, लेकिन अभी लास्ट में मैं आपको बुक का भी फिगर दिखा दूंगा जिससे आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकें। और ये जो फिगर है, इसमें आपको देखने में लग रहा है कि ये मतलब कुल मिला के इसका मेन कॉन्सेप्ट यही है कि कहीं गोल रुमाल, कहीं गोल गोल रूप में रहेगा, कहीं माला के रूप में रहेगा। इसे बोलते हैं प्रस्तर माला, प्रस्तर वृत्त, प्रस्तर बहुभुज। मतलब कुल मिला के पत्थर का गोला, पत्थर की माला या पत्थर का एक प्रकार का बहुभुज। तो ऐसा देखने में लगता है कि जैसे किसी ने उसको सरिया के रखा है, किसी ने उसको व्यवस्थित तरीके से रखा है, लेकिन किसी व्यक्ति ने नहीं रखा, वो नेचुरली ही ऐसा है। तो यही होता है पैटर्न ग्राउंड, पैटर्न भूतल। और ये है उसका फिगर। इस प्रकार का फिगर आप एग्जाम में इसका बना सकते हैं। और इसके अगर हम प्रोसेस की बात करें तो जो फ्रॉस्ट हैविंग और मृदा सर्पण के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो उसके बारे में हम डिटेल में नहीं जाएंगे। सोलिफ्लेक्शन हम उसे बोलते हैं।
और तुषारोच्छेपण जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रॉस्ट हैविंग। मैंने आपको कहा था कि इंग्लिश टर्म्स भी आपको याद करना जरूरी है। तो ये जो दोनों प्रोसेस हैं ये निर्माण के लिए उत्तरदायी या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं पैटर्न ग्राउंड के लिए। और इसमें बस इतना ही आपके लिए सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा बहुत डिटेल में हम लोग को इसमें नहीं जाना है। अब अगला जो हम लोग का लैंडफॉर्म है वो है ब्लॉक फील्ड्स या ब्लॉक मीड, इसे फेल्सन मीड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पर्वतों के ऊपर वाले एरिया होते हैं, जो चोटियां होती है, वहां पे जो कॉन्जेलिफ्लेक्शन की प्रक्रिया होती है, कॉन्जेलिफ्लेक्शन हम जान चुके हैं कि जो चट्टान की दरारों में जो जल है वो जमता है, पिघलता है और इससे चट्टान टूट जाती है, क्रैक पड़ता है उसमें। और इसमें क्या होगा कि बड़े बड़े टुकड़ों वाले पदार्थों के समूह जो होते हैं पर्वतों की चोटियों पर, वही उन्हें कहते हैं हम ब्लॉक फील्ड्स। मतलब पर्वतों की चोटियों पर जब कॉन्जेलिफ्लेक्शन की प्रक्रिया होती है तो उससे क्या होता है कि बड़े बड़े टुकड़े वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं टूटन से, और वही उसे ही हम कहते हैं ब्लॉक फील्ड्स भी कहते हैं, ब्लॉक मीड भी कहते हैं और फेल्सन मीड भी कहते हैं। फ्रेंड्स, चूंकि जो परिमाणी क्षेत्र इतने दुर्गम है कि अभी भी इनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हमें नहीं प्राप्त है। जितना कि हम डिटेल में बात कर लेते हैं एरिड लैंडफॉर्म्स या फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स या ओशनिक वेव से बनने वाले लैंडफॉर्म्स, उनके बारे में उतना डिटेल में अभी इसके बारे में जानकारियाँ नहीं प्राप्त है। लेकिन हम लोग बस मेन कॉन्सेप्ट कुछ पढ़ते हुए चल रहे हैं। तो ब्लॉक फील्ड्स या ब्लॉक मीड में क्या होता है या फेल्सन मीड में कि जो पर्वतों के जो ऊंचे ऊंचे क्षेत्र होते हैं वहां पे चट्टान के टुकड़े हमें देखने को मिलते हैं। और वो टुकड़े क्यों बनते हैं? टुकड़े बनते हैं कॉन्जेलिफ्लेक्शन के कारण। अपलेशियन में, रॉकी में इस प्रकार की हमें स्थितियां देखने को मिलती हैं। अब अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट लैंडफॉर्म है वो है प्रस्तर सरिता, स्टोन स्ट्रीम। स्टोन स्ट्रीम में क्या होता है कि जैसे नॉर्मल सरिता मतलब मान लीजिए स्ट्रीम अगर कहें तो नदी से हम अर्थ लगाते हैं उसका, जिसमें वाटर का फ्लो हो रहा है। लेकिन ये एक प्रकार का फ्लो है, लेकिन फ्लो वाटर का नहीं है बल्कि पत्थरों का है, स्टोन का फ्लो होता है इसमें। इसमें शैल मलबा में बड़े कण भी होते हैं, बारीक कण भी होते हैं। ये ढाल के सहारे इसका फ्लो होता है, बस इतना ही इसमें आपको समझना है। मतलब कि एक तो नदी आप नॉर्मली देखते हैं अपने मैदानी एरियाज में या जहाँ भी पर्वतीय क्षेत्रों में जो नॉर्मल रिवर्स जो हम समझते हैं जिसमें जल का प्रवाह होता है, लेकिन ये भी एक प्रकार की नदी ही है, लेकिन इनमें जल की बजाय इसमें स्टोन्स हैं और मलबे का फ्लो होता है नॉर्मल सा, वही है ये प्रस्तर सरिता। नाम से स्पष्ट है, मतलब पत्थरों वाली नदी। वो प्रस्तर सरिता इसे हम हिंदी में कह रहे हैं, इंग्लिश में हम इसे स्टोन स्ट्रीम कहते हैं। तो ऊपरी भाग में बड़े बड़े इसमें टुकड़े होंगे और तली में बारीक कण होंगे। और इसके बारे में इसका फिगर भी आपको आसानी से मिल जाएगा, इसका फिगर भी आप यहाँ पे देख रहे हैं। अब अगला जो हम लोगों का लैंडफॉर्म है वो है परिहिमानी घाटियां, पेरीग्लेशियल वैलीज। परिहिमानी एरियाज में जो पेरीग्लेशियल एरियाज होते हैं वहाँ बहुत सारी हमें वैलीज देखने को मिलती हैं, जिनका एक किनारा खड़े ढाल का होता है, मतलब ढाल बहुत ही तीव्र होता है, और दूसरा मंड ढाल वाला होता है, पेरीग्लेशियल वैलीज। अब जो हम लोग का अगला 10वां लैंडफॉर्म है ये इम्पोर्टेंट है, बाकी भी तो हम लोग जो देख रहे थे पेरीग्लेशियल वैली इत्यादि, उसके बारे में तो ज़्यादा मैटर जल्दी हमें व्यवस्थित तरीके से नहीं मिल पाता है। लेकिन टॉर टॉर एक इम्पॉर्टेंट लैंडफॉर्म है और ये परिहिमानी एरियाज में तो पाया ही जाता है, ये बाकी सारे अन्य एरियाज में भी देखने को मिलता है। तो इसीलिए टॉर को हम लोग नॉर्मल भी पढ़ते हैं और पेरीग्लेशियल वाले चैप्टर में भी पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका फिगर हम देखेंगे, वहां पे इसके निर्माण की प्रक्रिया की बात होगी। इसको पूरा आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको जो भी इसका टॉर का मैटर है, और इसके बारे में बुक्स में भी आपको ठीक ठाक मैटर अवेलेबल हो जाएगा। ये पूरा जो है यहाँ से लेके स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक इसमें टॉर के विषय में लिखा गया है। अब हम लोग आते हैं कि बेसिकली टॉर में होता क्या है। जैसे ये आपको पत्थर के टुकड़े देखने को मिल रहे हैं, छोटे टुकड़े भी हैं, बड़े बड़े टुकड़े भी हैं। तो इसमें ये टुकड़ों को ऐसा, जैसे आप बचपन में खेल खेले होंगे, उसमें हम
इस प्रकार का हम लोग पत्थर के टुकड़े को ऐसे रख देते थे व्यवस्थित तरीके से नीचे से ऊपर की ओर। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी वैसा ही आपको आकृति देखने में लग रही होगी, लेकिन इसमें ये नेचुरली ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो इसमें जो आप ऊपर मैटर भी स्क्रीनशॉट लिए होंगे उसमें भी यही चीज लिखी हुई है कि ऐसा देखने में लगता है जैसे किसी व्यक्ति ने पत्थरों को एक के ऊपर एक रखा है, लेकिन ऐसा नहीं, किसी व्यक्ति ने नहीं रखा, ये नेचुरली ही है। और यहाँ बीच बीच में जो आपको गैप्स देखने को मिल रहे हैं, ये गैप नहीं होते हैं, यहाँ पर पदार्थ होता है, यहाँ पर मलबा इत्यादि होगा, यहाँ कोई मतलब बारीक पदार्थ होते हैं। लेकिन जब विंड का फ्लो होता है, जब इस प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, स्पेशली विंड ही यहाँ पे अपनी भूमिका निभाती है, तो यहाँ पर यह रिक्त स्थान कर लेती है। भाई यहाँ पे बारीक पदार्थ थे, लेकिन विंड का फ्लो हुआ तो ये जो बारीक पदार्थ थे ये हट गए। यहाँ पर भी बारीक पदार्थ रहे होंगे, यहाँ रहे होंगे, यहाँ रहे होंगे, इस एरिया में रहे होंगे, इस एरिया में रहे होंगे। तो ये जो बारीक पदार्थ हैं ये एक प्रकार के जोड़े रखने का काम करते हैं, ज्वाइंट का काम करते हैं। लेकिन जब विंड का फ्लो होता है तो यह अन्य भी बहुत सारे कारकों के कारण ये जो बारीक पदार्थ है यहाँ से हट जाते हैं, और ये यहाँ पर हमको इनके बीच में हमें गैप्स देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ गैप आपको देखने को मिल रहा है, ये गैप है, यहाँ पर ये पूरा एक लंबा गैप है। ये पहले गैप नहीं रहा होगा, ये पहले पूरा भरा रहा होगा, लेकिन अब ये गैप गैप यहाँ पे हो गया है। तो यही है टॉर। टॉर में इस प्रकार के पत्थर के टुकड़े सजाए गए रहते हैं नेचुरली, ना कि किसी व्यक्ति ने इसको ऐसा बनाया है। तो ये टॉर है, टॉर के बारे में आप आसानी से लिख सकते हैं। फिगर भी इसका बहुत ही सिंपल है, आसानी से इसका फिगर भी आप लोग बना लेंगे। अब अगला जो हम लोगों का लैंडफॉर्म है वो है निवेशन कोटर। इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं निवेशन हॉलोज। इसमें क्या होता है, निवेशन हॉलोज में दोस्तों क्या होता है, हम लोग जो सेकंड वाला पार्ट था उसमें निवेशन के बारे में मैंने आपको बताया है, वहां पर जाके आप निवेशन की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। लेकिन निवेशन में बेसिकली होता क्या, निवेशन कोटर के फॉर्मेशन कैसे होता है, जो हमारे हिमखंड होते हैं वो अपर्दन का काम करते हैं, और बेसिकली एक प्रकार का एक गड्ढे जैसी आकृति हम लोग को इसमें देखने को मिलती है। तो यही है हमारा निवेशन हॉलोज, निवेशन कोटर। और इसका आकार, इसका भी आकार को भी, साइज को भी नोट कर सकते हैं कि कुछ 100 मीटर से ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर तक विस्तृत हो सकता है ये साइज में। तो ये एक प्रकार के जो भी निवेशन टर्म का जहां भी यूज हो, निवेशन हॉलो इत्यादि का, तो उसको आप समझ लीजिए कि वो जो बेसिन टाइप का क्षेत्र होगा या गड्ढे नुमा आकृति होगी, तो वही निवेशन कोटर या निवेशन हॉलोज के माध्यम से उसको बताया जाता है। अब इसमें अगला जो लैंड फॉर्म है वो है स्टोन ग्लेशियर। एक प्रकार का ये, जैसे अभी हम लोग इसके पहले देखे थे स्टोन स्ट्रीम, मतलब पत्थर की एक नदी, उसी तरीके से ये पत्थर का एक प्रकार का ग्लेशियर है। तो इसे शैल हिमानी भी कहते हैं। पूरा का पूरा वही कॉन्सेप्ट है, जैसे एक ग्लेशियर का फ्लो होता है वैसे धीरे धीरे फ्लो होता है, उसी तरीके से धीरे धीरे जो मलबा है जिसमें छोटे बारीक पदार्थ भी हैं, बड़े बड़े टुकड़े भी हैं, उनका भी फ्लो होता है। इसमें सिल्ट, रेत, पंख इत्यादि होते हैं। तो जैसे वही स्टोन स्ट्रीम था, प्रस्तर सरिता जिसे हम लोग कह रहे थे, ऑलमोस्ट वैसा ही प्रस्तर हिमानी भी है, बट सरिता वाले की स्पीड थोड़ी तेज रही होगी, हिमानी में क्या था, स्पीड बहुत धीमी होगी, हिमानी जैसे ही होगी। तो वही चीज इसमें है, बस बहुत ज्यादा कोई टफ इसका कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। एक प्रकार की पत्थरों वाली हिमानी से हम कह सकते हैं। पर हिमानी क्षेत्रों में मतलब इसमें बर्फ के स्थान पे शैल का या पत्थर का प्रभाव होता है। जिस तरीके से प्रस्तर सरिता में जल के स्थान पे किसका प्रभाव हो रहा था, पत्थर का या प्रस्तर का प्रभाव हो रहा था, स्टोन का फ्लो हो रहा था, तो वही चीज यहाँ पर भी है, बट स्पीड इसकी उससे कम होगी। फ्रेंड्स, ये आपके सामने एक बहुत ही शानदार चित्र है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही क्लियर, इसमें सभी लैंडफॉर्म्स के बारे में बताया गया है। तो बुक्स में भी आपको ऐसा फिगर मिल जाएगा, नेट पर भी मिल जाएगा, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इस फिगर में बहुत सारी चीज़ों को शामिल किया गया। हो सकता है आप नेट पे आप कोई फिगर देखें तो उसमें ये चीज़ें ना मिले, तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग कुछ कुछ चीज़ों को देख लेते जो हमने वहाँ पे देखी थी, जो मैंने आपको कहा था कि मैं फिगर में आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले ये है इन्वॉल्यूशन। इन्वॉल्यूशन में आप देख रहे हैं
कि चट्टान के अंदर मरोड़ हो गया है, आकुंचन हो गया या फोल्ड पड़ गया है हल्का हल्का। अब इस फोल्ड को आपको जो वलन आप पढ़े होंगे पर्वतों में, या जो ऐसे ऐसे वलन बिल्कुल पड़ता है, उससे मत कंपेयर करिएगा। ये भी एक प्रकार का फोल्ड ही है, थोड़ा अलग टाइप का फोल्ड है। ये होता है इनवोल्यूशन, ठीक है। नाइवेशन हॉलोज, नाइवेशन हॉलो में यहाँ पे आप देख रहे हैं एक गड्ढा जैसा आकृति हमें देखने को मिल रहा है, तो ये नाइवेशन हॉलो हो गया। अब आगे हम, और ये एक्टिव लेयर यहाँ पे दिखाई गई है, ये डिपोजिशन वैली है, एसिमेट्रिकल वैली है, जो परिमानी घाटियां हमारी होती हैं, यही सब हमारी परिमानी घाटियां हैं। ये देखिए, ये ये घाटी है, इस फिगर को पूरा थ्री डी बनाने का प्रयास किया गया है। और ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं स्टोन स्ट्रिप दिखाया जा रहा है, स्टोन गर्लैंड। स्टोन गर्लैंड की हिंदी होती है प्रस्तर माला, मतलब माला के आकार में पत्थरों को सजाया गया रहता है। स्टोन स्ट्रिप को हिंदी में कहते हैं प्रस्तर पट्टी। और पॉलीगॉन, पॉलीगॉन को हिंदी में बोलते हैं प्रस्तर बहुभुज। ये सारी की सारी चीजें क्या, रिंग है, जेंटल स्लोप है, ये सब क्या है, ये पूरा का पूरा जो है, जो हम लोग का पैटर्न ग्राउंड वाला था, ये पूरा फिगर उसको दिखा रहा है। इसमें जेंटल स्लोप, रिंग, पॉलीगॉन, स्टोन गर्लैंड, स्टोन स्ट्रीप, स्टीप स्लोप, ये सारी चीजें हैं। इधर ये जो पूरा एरिया है, ये हमको वैली के बारे में बता रहा है कि ये जो परिहिमानी क्षेत्रों की घाटियां हैं, ये उनको बता रहा है। अब इधर क्या है, इधर ये यहाँ पे देखिए स्टोन स्ट्रीम दिखाया जा रहा है, मतलब पत्थर की जो नदी है वो स्टोन स्ट्रीम यहाँ पे है। टर्फ हमक, एक प्रकार का हल्का सा उठा हुआ है, ये सब हमक है। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। अब इसमें एक चीज हम यहाँ पे और ऐड करेंगे कि थर्मोकास्ट, जो मैंने आपको बीच में कहा था कि हम लोग 3 तक पढ़े थे, फिर हम लोग डायरेक्ट किस पे आ गए थे, हम लोग 4 तक पढ़े थे, फिर हम लोग डायरेक्ट छठे पे आ गए थे, 5वां हमने छोड़ दिया था। तो 5वां जो होता है वो होता है थर्मोकास्ट। थर्मोकास्ट क्या होता है, थर्मोकास्ट में बेसिकली फ्रेंड्स होता ये है कि जो हम लोगों का जितने भी, जैसे आपको याद होगा कि जब हम लोग पढ़ रहे थे था, जो हम लोग का कास्ट लैंड फॉर्म था, तो कास्ट लैंड फॉर्म में जो उसके एक वहां पे मैंने टर्म यूज किया था, उसको हम बोलते हैं स्पीलियोथम। तो कास्ट लैंड फॉर्म में जो उसके डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स होते हैं, उन सब की सभी लैंड फॉर्म्स को अगर हमें एक शब्द में बोलना है, वैसे तो अलग अलग होते हैं, उसमें स्टेलेक्टाइट होता है, स्टेलेगमाइट होता है, केव पिलर्स होता है, ट्रिप स्टोन होता है, बहुत सारे होते हैं। लेकिन अगर उन सबको हमें एक साथ बोलना हो तो उसके लिए एक शब्द बनाया गया है, वो है स्पीलियोथम। अगर हमने स्पीलियोथम टर्म यूज कर दिया तो मतलब हम स्पीलियोथम टर्म जो है वो सभी प्रकार के कास्ट लैंड फॉर्म्स की अभिव्यक्ति अपने आप में कर रहा है। तो उसी तरीके से थर्मोकास्ट परिहिमानी क्षेत्र के जितने भी धसे हुए या डाउन वाले, मतलब समझ सकते हैं आप, जो इस प्रकार के लैंड फॉर्म्स होते हैं जो ऊपर नहीं उठे होते, ऊपर उठे होने के बजाय उसके अपोजिट धसे वाले होते हैं, उन सभी को हम सामूहिक रूप से थर्मोकास्ट कहते हैं। और इसके अंतर्गत बहुत सारे लैंडफॉर्म होते हैं, थर्मोकास्ट लेक होता है और बहुत सारे कोटर्स होते हैं। तो कुल मिला के थर्मोकास्ट परमाफ्रास्ट क्षेत्रों में सभी ऋणात्मक नेगेटिव लैंडफॉर्म्स का सामूहिक रूप होता है। तो यहाँ पर आपको वही देखने को मिल रहा है। ये रहा थर्मोकास्ट लेक, ये गोल सपाट है, धसा हुआ झील है ये। तो जितने भी इस प्रकार के धसे हुए भाग होंगे सामूहिक रूप से थर्मोकास्ट हम उसे कहते हैं। और इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो तो मैंने अपने हाथ से बना हुआ दिखाया था, इसको भी आप देख लीजिए, जिससे अगर आपको कुछ वहाँ कमी लगेगी तो आप यहाँ से देख लीजिएगा। ये हमारा पैटर्न ग्राउंड का फिगर है। और हाँ, थर्मोकास्ट में एक चीज हम यहाँ पे और ऐड करते हैं कि धरातली सतह का जो हीम है जब वो पिघल जाता है तो उस तो पोर्शन धंस जाता है नीचे की ओर, जब हीम ऊपर की पिघल जाएगी तो पोर्शन धंस जाएगा। तो इस प्रकार के जो भी लैंड फॉर्म्स हैं वो सब थर्मोकास्ट के अंतर्गत आते हैं। ये तो मैं बाद में ऐड कर दिया जिससे कि कुछ चीज़ों का कॉन्सेप्ट और आपका क्लियर हो जाए। और ये तो है आपका पैटर्न ग्राउंड का फिगर, ये हो गया हमारा। फाइनली एक चीज़ और बच रही थी तो मुझे लगा कि इसको भी हम ऐड कर देते हैं। ये वही फिगर है जो अभी मैंने आपको बुक वाला दिखाया था।
तो आप लोग इसमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि फिगर कैसा ही बना है, क्योंकि मैंने पूरा इसमें प्रयास किया कि वैसा ही लगभग बने। और इसमें मैंने बस मेन चीज़ों को ही ऐड किया जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, क्योंकि जितनी चीज़ें उस फिगर में थी, फिगर तो वही है लेकिन जो चीज़ें उसमें बहुत ज़्यादा दिखाई गई तो काफ़ी जटिल हो जा रहा था, और एग्जाम में भी समय हमारे पास कम होता है। तो इसलिए ये फिगर भी मैंने लास्ट में दिखा दिया, जिससे कि आप समझ सके कि एग्जाम के लिए आपको कैसे प्रिपरेशन करनी पड़ेगी फिगर की। इस प्रकार का फिगर आप अपने एग्जाम में बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिलहाल ये अध्याय हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम लोगों ने 3 पार्ट्स में परिहिमानी क्षेत्रों का बहुत अच्छे से अध्ययन किया, और अब आगे जो हम लोग का अध्याय होगा उसमें मैंने ये सोचा है कि जितने भी अब हम लोग का आवर्तन के विभिन्न कारकों के माध्यम से जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं वो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने वायु से बनने वाले, हिमानी से बनने वाले, परिहिमानी से बनने वाले, सागरी तरंगों से बनने वाले, और भूमिगत जल से बनने वाले, नदियों से बनने वाले, इन सभी प्रक्रमों के माध्यम से बनने वाले लैंडफॉर्म्स का अध्ययन कर लिया है। अब एक बार एक चैप्टर छोटा सा ऐसा मैं करूंगा जिसमें कि सभी लैंडफॉर्म्स का एक बार हम रिवीजन कर लें, बस उनका टाइटल, इंग्लिश टाइटल और हिंदी टाइटल, जिससे कम से कम याद हो जाए कि हमने कौन कौन से लैंडफॉर्म्स पढ़े हैं। तो फ्रेंड्स, फिलहाल इस अध्याय में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैप्टर में मैं एक चीज़ लास्ट में ये ऐड करूंगा कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा परेशान होकर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत जल्दी कभी कभी क्लियर नहीं हो पाते हैं। जितना कि ईजी बाकी सारे थे उतना ईजी ये नहीं है, ये मैं मान सकता हूँ। इसलिए बस आप इसमें टाइटल्स जो हैं, जो टर्म्स यूज हुए जैसे कॉन्जेली फ्लेक्शन, सोली फ्लेक्शन, फ्रॉस्ट हैविंग, फ्रॉस्ट वेदरिंग, जो इसमें टर्म्स यूज हुए हैं, जो टाइटल्स यूज हुए हैं, उन पर आप बहुत फोकस करिए। वो टाइटल्स, वो टर्म्स, वो आपको सभी के सभी अच्छे से याद होने चाहिए। भले आप पूरी प्रक्रिया को ना जान पा रहे हो, लेकिन अगर आपका टाइटल, टर्म्स, ये सारी चीजें तैयार है तो आप अच्छे से आंसर्स दे सकते हैं। क्योंकि इसमें बहुत कठिन प्रश्न नहीं आता है, सीधे सीधे प्रश्न आता है कि ये पर्टिकुलर लैंडफॉर्म ये किस प्रक्रिया से संबंधित है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें आते हैं, बहुत जटिल क्वेश्चन नहीं आते। तो फ्रेंड्स, फिलहाल इस अध्याय में इतना ही, और अब हम लोग मिलेंगे अगले अध्याय में। थैंक यू फ्रेंड्स।